नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है हम्बोल्ट एंड कार्ल रिटर अ कंपैरेटिव असेसमेंट। हम्बोल्ट एंड कार्ल रिटर का तुलनात्मक मूल्यांकन। हम इस पीपीटी के अंदर देखेंगे कि दोनों का क्या-क्या मूल्यांकन रहा। तो भूगोल की अवधारणा तथा विधि तंत्र में हम्बोल्ट तथा रिटर की अधिकांश समानता थी तथा उनके अंतर को सामान्यतः अनावश्यक रूप से बल दिया जाता रहा है। वास्तव में उन दोनों को भूगोल में योगदान में पूरकता कॉम्प्लीमेंट्री अधिक थी। दोनों ने एक दूसरे को सहयोग दिया, पूरकता रही उनके अंदर से, कॉम्प्लीमेंट किया। दोनों के योगदान ने भूगोल के कोर को बनाया, दोनों ने भूगोल को मजबूत बनाया तथा भूगोल के लिए पूर्ण कार्यक्रम निर्धारित किए। भूगोल के ये दो संस्थापकों को इन दोनों फाउंडर्स के योगदान के तुलनात्मक मूल्यांकन में उनके योगदान को अधिक स्पष्ट रूप में समझा जा सकता है। तो पहले हम बात करेंगे कि इन दोनों में क्या-क्या सिमिलरिटीज रही थी, क्या-क्या समानता इनके अंदर रही थी। तो पहली जो समानता थी वैचारिक वातावरण की समानता थी। जैसा कि अपन ने अभी पहले पीपीटी में बात की थी, पहले वाले वीडियोस में, हम्बोल्ट तथा रिटर समकालीन थे, दोनों एक ही समय पे थे, इसलिए उनके वैचारिक विकास की अवस्था में दोनों पर एक ही वैचारिक वातावरण का प्रभाव पड़ा, जिसकी पृष्ठभूमि में उन्होंने भौगोलिक चिंतन किया। इस वातावरण के प्रमुख तत्वों में देवी शक्तियों के स्थान पर भौतिक तत्वों शक्तियों का अधिक महत्व रहा। ज्ञान प्राप्ति का अनुभविक मार्ग, विज्ञान एवं इतिहास का मानव प्रकृति में महत्व स्वीकार करना तथा सृष्टि का स्वरूप कालक्रम में विकसित होना सम्मिलित था। दोनों पर ही कांट, रूसो, हीगल तथा गेटे के दार्शनिक विचारों, मुख्यतः आदर्शवादी आइडियलिज्म का प्रभाव था। दूसरा क्या था, दोनों की जो अप्रोच थी वो मानव केंद्रित थी, एंथ्रोपोसेंट्रिक अवधारणा थी दोनों की, पृथ्वी की मानव केंद्रित अवधारणा। दोनों महान भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी को केवल एक प्राकृतिक ग्रह के रूप में अध्ययन करना ठीक नहीं समझा, बल्कि पृथ्वी को मानव ग्रह के रूप में ज्ञात करना उचित समझा कि अर्थ एज अ होम ऑफ मैन। उन्होंने ठीक पूर्ण शुद्ध भूगोल राइन ज्योग्राफी की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया और भूगोल के अध्ययन में इन भूगोलवेत्ताओं ने मनुष्य को केंद्रीय स्थान दिया। उन्होंने भूगोल के अंदर मेन को, आदमी को, जो मानव था उसको केंद्रीय स्थान दिया, मेन पोजीशन दी। इन्होंने ही भूगोल को पृथ्वी के अध्ययन के स्थान पर विश्व या संसार, मानव केंद्रित पृथ्वी का अध्ययन बनाया। और तीसरा इन्होंने क्या किया, पार्थिव एकता की अवधारणा थी। दोनों के दोनों टेरिशियल यूनिटी के ऊपर, टेरिशियल यूनिटी के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे, पार्थिव एकता के सिद्धांत में विश्वास करते थे। संसार के विशुद्ध दर्शन और परिवेक्षण के फलस्वरूप दोनों भौगोलिक चिंतकों ने पार्थिव एकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस एकता में जैव अजीव तत्व, मानवीय गैर मानवीय तत्व तथा भौतिक एवं अभौतिक सभी तत्वों सम्मिलित थे। हम्बोल्ट उन्हें एक आत्मा जो संपूर्ण प्रकृति को दूर से दूर तक जीवंत बनाती है बताता है, तथा रिटर ने इसे गैजहिट अर्थात जैव संपूर्णता, ऑर्गेनिक होल या अंतर संबंधित पूर्ण इकाई के रूप में व्यक्त किया। एकता का सिद्धांत संसार की विराट विविधता को एक संपूर्ण का अंग बताकर अत्यंत सरल एवं स्पष्ट बना देता है कि कितने भी डिफरेंसेस हो लेकिन उनके अंदर एक एकता रहती है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। भूगोल विश्व के तत्वों के स्थानिक वितरण संबंधों का अध्ययन है। दोनों इस चीज में बिलीव करते थे कि जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, वो क्या करता है, विश्व के तत्वों का स्थानिक वितरण संबंधों का अध्ययन है, कि जो रीजनल स्टडी तो है, उनकी इंटर रिलेशनशिप है, प्लस उनका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। हम्बोल्ट विश्व का वर्णन उसके संपूर्ण तत्वों के अंतर संबंध के रूप में करता है, क्योंकि विश्व की वास्तविकता तत्वों के अंतर संबंधों से बनी है। यही विचार रिटर का भी था, जब वो सभी तत्वों के अंतर संबंधों को विशेष महत्व देते हैं तथा प्रदेशों की विशेषता का आधार इन्हीं संबंधों को बताते हैं। विश्व का वस्तु पर एक ऑब्जेक्टिव वर्णन, हम्बोल्ट का कॉस्मोसिस या रिटर का अर्थकुंडे, पृथ्वी का दोनों की दोनों ही पृथ्वी का वस्तु परक वर्णन करने के समान उद्देश्य से लिखे गए थे। एकीकृत विश्व भूगोल की रचना, हुम्बोल्ट का
कॉस्मोस तथा रिटर का अर्थकुंडे संपूर्ण विश्व का एकीकृत यूनिफाइड भूगोल था, जिसमें भूगोल का वर्तमान द्विविभाजन भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल अनुपस्थित था। उनके सामान्य भूगोल, जिसे हम्बोल्ट भौतिक भूगोल भी कहता था, में मानव भी अन्य तत्वों की भांति अध्ययन का विषय था। अर्थकुंडे में भूगोल मुख्यतः इतिहास, मानव जीवन, प्रकृति की व्याख्या करने के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया था, जो भूगोल का केंद्र विषय है। तुलनात्मक विधि की उपयोगिता कि दोनों के दोनों बिलीव करते थे कि कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए, कंपैरेटिव मेथड यूज में लाना चाहिए। इन दोनों विद्वानों ने विश्व के तत्वों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए तुलनात्मक विधि को उपयोगी माना तथा उसको सफल प्रयोग किया। हम्बोल्ट ने इसकी उपयोगिता संसार के विभिन्न प्रकार के घास क्षेत्रों के पारस्परिक तुलना कर बताया, ग्रासलैंड्स को कंपैरेटिव स्टडी करके बताया, तथा रिटर ने प्रदेशों की तुलना के द्वारा, रिटर ने किसने किया, जो रीजन्स थे उनकी कंपैरेटिव स्टडी करके किया। इस विधि में समानताएं तथा अंतर उजागर कर तुलना के तत्वों को अधिक रूप से स्पष्ट किया, इस पर समझा जा सकता है। इंपेरिकल मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने बात की। इन दोनों विद्वानों का विश्वास था कि संसार की जानकारी के लिए संसार का पर्यवेक्षण कर सामान्य निष्कर्ष निकालना चाहिए, परिकल्पनीय सिद्धांत हाइपोथेसिस से नहीं। इनका ये था कि इंपेरिकल मेथड यूज में लेना चाहिए। इस विश्वास के अनुरूप हम्बोल्ट ने संसार के मुख्य प्राकृतिक भाग का व्यापक प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण किया, जबकि रूटर ने दूसरों के पर्यवेक्षणों का पूर्ण प्रयोग किया कि जो एक्सपीरियंसेस है उसके ऊपर बेस्ड होकर आपको कोई हाइपोथेसिस बनानी चाहिए। हम्बोल्ट की पहली नजर से संसार का कोई भी तत्व नहीं बच पाया तथा रिटर की नजर से संसार के पर्यवेक्षण का कोई भी स्रोत नहीं बचा। इसी विशुद्ध जानकारी के आधार पर वे भूगोल की शास्त्रीय अवधारणाएं विधियों को बना सके। क्षेत्रीय पर्यवेक्षण, फील्ड ऑब्जर्वेशन का महत्व, दोनों फील्ड ऑब्जर्वेशन में बिलीव करते थे। ये दोनों विद्वानों के विचारों में महत्वपूर्ण थे। उनके इस विचार के फलस्वरूप ये एक एकीकृत सिद्धांत बन गया कि अच्छे व्यवसायिक भूगोलवेत्ता को क्षेत्र पर्यवेक्षण एवं यात्रा को उसका कार्य का अभिन्न अंग बनाना चाहिए, क्योंकि भूगोलवेत्ता का कार्य पृथ्वी सतह की व्याख्या करना है। इसलिए पृथ्वी की सतह के किसी अंश की प्राथमिक जानकारी विश्व को समझने तथा समझाने में महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बनाती है। शीर्ष भूगोलवेत्ता अब भी अपनी प्रयोगशाला के रूप में संसार के किसी क्षेत्र या प्रदेश में विशेषता विकसित करते हैं। हम्बोल्ट ने यह परीक्षण स्वयं किया, जबकि रिटर ने पूरे परीक्षणों के सत्यापन तथा उसकी गुणवत्ता के आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिए चुनिंदा क्षेत्र पर्यवेक्षण बनाए। हम्बोल्ट ने तो खुद जगह जगह जाके देखा और रिटर ने दूसरों के एक्सपीरियंसेस के बेस्ड के ऊपर अपना ज्ञान दिया। जानकारी को व्यवस्थित तथा समझते कर सामान्य निष्कर्ष निकाला कि जो भी आपकी नॉलेज है उस नॉलेज को पहले सिस्टमैटिक करो और फिर उसके बाद में उससे कुछ कंक्लूजन्स निकालो। हम्बोल्ट तथा रिटर विशाल तथा भारी विविधताओं की विश्व की जानकारी को व्यवस्थित एवं समन्वित करने में अद्वितीय दक्षता रखते थे। हम्बोल्ट ने पर्यवेक्षणों का जो था उनको व्यवस्थित समेत करना शोध प्राथमिकता को सहज स्पष्ट करता है। इसी प्रकार रिटर के द्वारा अपने समय तक की विश्व की प्रत्येक जानकारी को व्यवस्थित समझते करके विशाल कार्य किया। इसी व्यवस्था के अनुशीलन चिंतन के फलस्वरूप वे ऐसे विश्व भूगोल की रचना कर पाए जो प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय हो पाए और तथा भविष्य में भूगोल की नींव रख पाए। मानचित्रों का महत्व, दोनों के दोनों जो ज्योग्राफर्स थे वो मानचित्रों के ऊपर, उनके महत्व के ऊपर बिलीव करते थे। दोनों भूगोलवेत्ताओं के भौगोलिक कार्यों में चित्रों और मानचित्रों का महत्व पर्याप्त स्पष्ट है। हम्बोल्ट ने अपने भौगोलिक व्याख्याओं में चित्रों और मानचित्रों को अत्यधिक सहायक पाया। उन्होंने कुछ मानचित्र विधियां स्वयं भी विकसित की। हम्बोल्ट ने यूरोप के भूगोल को स्पष्ट करने के लिए एटलस बनाया। दोनों भूगोलवेत्ताओं के अनुभव पर आधारित चित्रों और मानचित्रों के प्रयोग को कालांतर में विशाल विकास हुआ। उनकी व्याख्या में अद्भुत क्षमता के कारण भूगोल में मानचित्रों की आज अप्रिय भूमिका रही है। मात्र वर्णनात्मक कॉस्मोग्राफी के स्थान पर अवधारणात्मक भूगोल, जो मोस्ट इंपोर्टेंट उनका चेंज आया कि वर्णनात्मक जो कॉस्मोग्राफी है उसके स्थान पर अवधारणात्मक भूगोल, कॉन्सेप्ट बेस्ड भूगोल होना चाहिए। हम्बोल्ट तथा रिटर द्वारा भूगोल के विकास का महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि उनका विश्व वर्णन अवधारणा के इर्द गिर्द सजाया गया था।
कॉस्मोग्राफी की तरह जानकारी का एकत्रित मात्र नहीं है। इन्होंने भूगोल में पहली बार वैचारिक अंश पाया और उसे बौद्धिक कार्य बना जो किसी भी विषय की संपन्नता का निर्धारक होता है। दोनों भूगोलवेताओं ने विश्व की जानकारी को पार्थिव एकता, प्रादेशिक व्यक्तित्व एवं वितरणों की तुलना तथा अंतर संबंधों की व्याख्या के लिए प्रयोग किया। ये प्रयास प्रथम विश्व के आंतरिक भावनात्मक सत्य को स्पष्ट करने का था। जहां इनकी इतनी सारी सिमिलरिटीज रही थी, वहां उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस भी थे, कुछ डिससिमिलरिटीज भी थी, कोई असमानताएं भी थी उनके बीच में। तो हम्बोल्ट और रिटर के विचारों में महत्वपूर्ण सारभूत एसेंशियल अंतर नहीं है, वो सतही अंतर है जिस पर अनावश्यक बल दिया जाता है। रिटर प्रादेशिक विधि तथा हम्बोल्ट क्रमबद्ध विधि में विश्वास करते थे। जो रिटर थे वो प्रादेशिक विधि में और हम्बोल्ट क्रमबद्ध विधि में सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में विश्वास करते थे। रिटर क्रमबद्ध विधि से विश्व का परिचय लिखने को वास्तविकता की विकृति मानते थे कि इससे गड़बड़ होती है, लेकिन हम्बोल्ट ने प्रादेशिक भूगोल के महत्व को स्वीकार किया तथा स्वयं मैक्सिको और क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल लिखा। रिटर का संश्लेषण सिंथेसिस अर्थात क्षेत्र के तत्वों में अंतर संबंध उजागर करना, जैसे कि प्रादेशिक भूगोल में किया जाता है, के साथ संश्लेषण अर्थात तत्वों को अलग अलग करके उनका गहन अध्ययन करने को ठीक समझता है। इसी विचार के आधार पर उन्होंने अर्थकुंडी के अंतिम खंड को क्रमबद्ध विधि से लिखने की योजना भी थी। वास्तव में ये दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक है, क्योंकि प्रादेशिक भूगोल लेखन में क्रमबद्ध गहन जानकारी वाला भूगोल व्याख्याओं में सहायक है। हम्बोल्ट का कार्यात्मक तथा रिटर का ईश्वर उद्देश्यवादी उपागम। तो जहां हम्बोल्ट का जो कैजुअल रिलेशनशिप था वो, और हम्बोल्ट का जो रिटर का जो था वो टेलोलॉजिकल अप्रोच था, ईश्वर में बिलीव करते थे। वो दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। हम्बोल्ट कॉस्मोस को समझने प्राकृतिक कारणों को खोजते थे, जबकि रिटर ने पृथ्वी, ग्रह, महाद्वीप एवं मानव की अधिकता जिसका कारण नहीं खोज पाया को समझने के लिए ईश्वर उद्देश्यवादी का आश्रय लिया है। इस उपागम के अनुसार उनकी अद्वितीयता के पीछे ईश्वर का मानव के कोई उद्देश्य छुपा है। ईश्वर भूगोल उस उद्देश्य को जानने का प्रयास करता है। रिटर के इस उपागम ने डार्विनवादी के उपरांत 1859 रिटर के महत्व को अचानक कम कर दिया। हम्बोल्ट का ध्यान केंद्र प्राकृतिक था, फिजिकल के ऊपर जाता था, तथा हम्बोल्ट का मानव तथा मानव संधि तत्वों पर था। हम्बोल्ट प्रकृति की गंभीरता में तत्वों के कारणात्मक संबंध खोजना तथा एकता की पहचान करना सर्वोच्च उद्देश्य मानते थे। रिटर के लिए प्रकृति में मानव का अधिक महत्व था। इन विचारधाराओं के फलस्वरूप भूगोल दो दिशाओं, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में अग्रसर होने लगा तथा भूगोल में द्वैतवाद, डुअलिज्म का आरंभ होने लगा। विश्व की जानकारी के स्रोत उनके अलग अलग थे, यद्यपि दोनों के अनुभव विधि वास्तविक का परीक्षण कर पर आधारित विश्व भूगोल लिखा, लेकिन इस लेखन के लिए स्रोत सामग्री हम्बोल्ट ने प्रकृति में भ्रमण और प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण से प्राप्त की। हम्बोल्ट थे वो फील्ड ज्योग्राफर थे, वो जगह जगह घूमे और वहां से उन्होंने अपने जो ऑब्जर्वेशन देखे और उसके आधार पर लिखा। और तथा जो रिटर ने अप्रत्यक्ष अनुभव अर्थात दूसरों के पर्यवेक्षण का उपयोग करके किया, कि दूसरों ने जो देखा उसके ऊपर उनके ऑब्जर्वेशन आधारित थे। लेकिन इस सामग्री का उपयोग रिटर ने अपने तीक्ष्ण परिश्रम में खरे उतरने पे किया, स्रोत के कच्चे रूप में नहीं। अनुसंधान में क्षेत्र की सूचना एकत्र करने की ये दोनों विधियां भी एक दूसरे की पूरक है तथा दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। हम्बोल्ट की विधि में प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी तथा रिटर की विधि में सूचना का प्रसरण, प्रोसेसिंग का कौशल महत्वपूर्ण है। भूगोल अनुसंधानकर्ता को दोनों विधियों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। प्रादेशिक भूगोल के लेखन में रिटर के प्रदेश बड़े होते थे लेकिन अपेक्षाकृत कम शुद्ध होते, जबकि हम्बोल्ट छोटे प्रदेशों का विस्तृत ब्यौरा वाला बहुत अच्छे से उसको बताते थे, प्रादेशिक भूगोल को प्राथमिकता देते थे। हम्बोल्ट पहले क्षेत्र का क्रमबद्ध भूगोल और उसके बाद प्रादेशिक भूगोल बताना तर्कसंगत समझते थे, जबकि रिटर के लिए ये क्रम ठीक उल्टा था। उनका विश्वास था ये क्रमबद्ध भूगोल लिखने के लिए पहले उस क्षेत्र का प्रादेशिक भूगोल लिखना अधिक महत्व है। हम्बोल्ट अंतिम बहुविषयवादी पॉलिमिथ था तथा उनके विषय प्राकृतिक विज्ञान, विशेषतः वनस्पति विज्ञान एवं भूगर्भिक थे।
रिटर अपेक्षाकृत अधिक विश्वकृति था। उन्होंने इतिहास और दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया था। इस प्रकार हम्बोल्ट की शिक्षा प्राकृतिक विज्ञानों में थी और तथा रिटर की मानविक क्षेत्र ह्यूमैनिटीज में हुई, जिसका उनके चिंतन, उपागम एवं विधि पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ा। थैंक यू।